और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिंह साहब, उमेश पाल की हत्या जिस तरीके से अंजाम दी गई थी असद के द्वारा, उसका एक मकसद साफ था, लोगों में दहशत पैदा करना। अतीक अहमद एंड गैंग का डंका बजता रहना चाहिए, खौफ कायम रहना चाहिए, यह एक मकसद बड़ा क्लियर था। और उसने उसका लड़का खुद उसको लीड कर रहा था पूरे गैंग को। आज जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं इसे बहुत ही सनसनीखेज घटना मानता हूँ। 2 महीने पहले जो घटना हो रही है वो एक ऐसे व्यक्ति को मारा गया है जो गवाह था, विटनेस था, और उस विटनेस को स्टेट ने पुलिस प्रोटेक्शन दिया था। और पुलिस प्रोटेक्शन होने के बावजूद उस विटनेस को दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी जाती है। न केवल उसे मारा जाता है बल्कि पुलिस के जो प्रोटेक्टर्स हैं, जो पुलिस के बॉडीगार्ड्स हैं, उनको भी मारा जाता है। और इस पूरी घटना के अंजाम में न केवल शूटर्स होते हैं बल्कि जो माफिया है उसके बेटे भी उसमें इन्वॉल्व हैं। और पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है जेल के अंदर रची जाती है, जिसका खुलासा अभी तक तो बहुत अच्छी तरह नहीं हो पाया है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अतीक अहमद को 14 दिन का जुडिशियल रिमांड मिला है, उसे साबरमती जेल से लाया गया है। और निसंदेह पुलिस भी पुलिस रिमांड लेने की कोशिश करेगी। यदि 3, 4, 5 दिन की पुलिस रिमांड उसे मिल जाती है तो एक बहुत ही इंटेंसिव इंटरोगेशन होगा। और उस इंटेंसिव इंटरोगेशन के माध्यम से कॉन्स्पिरेसी के जितने भी एंगल्स हैं उन सभी एंगल्स को देखा जाएगा। एसटीएफ अभी भी सभी लीड्स की तरफ देख रही है, एसटीएफ का सभी एंगल्स को देख रही है। आप ये समझिए कि 2 महीने से इन शूटर्स के कुछ उसमें मारे गए हैं, कुछ पकड़े गए हैं, लेकिन जो मेन शूटर्स थे उसमें आज जो असद मारा गया है और गुलाम जो मारा गया है, ये लगभग 2 महीने से ये भागे हुए थे। कहीं उनका पता ट्रैक किया जा रहा था, कभी कानपुर, कभी झांसी, कभी दिल्ली, कभी मेरठ, कुछ तो ये भी बताया जा रहा था कि नेपाल भाग गए हैं। तो इन सब चीजों को ट्रैक करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूं टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से, इनक्रेडिबल इंफॉर्मेशन के माध्यम से, और साथ ही साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस की कैसे हम डॉट्स को कनेक्ट करें, इन सबों के माध्यम से सारी चीजों को यूपी पुलिस ने संचित किया, उनको कलेक्ट किया। और आज अंततोगत्वा जो है झांसी के एक फॉरेस्टेड इलाके में, जहां पे एक आइसोलेटेड इलाका है, जो खुद जो है सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, वॉल्थर P88 जैसे पिस्टल और ब्रिटिश रिवॉल्वर के लैस होकर ये दोनों क्रिमिनल्स जो हैं, दोनों गैंगस्टर्स जो हैं, वो पुलिस पर जब उन्होंने अटैक किया, जैसा कि हम लोगों को बताया गया कि पुलिस पे जब अटैक किया तो पुलिस ने उस रिटेलिएटरी मेथड से उन दोनों को मार गिराया। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी सफलता है और मैं योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सफलता के लिए बधाई देना चाहूंगा, खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस को जिसका नेतृत्व मैंने खुद किया है। मैं समझता हूं कि कितनी क्षमता है इस पुलिस में कि किसी भी क्रिमिनल को मार गिराने का और किसी भी क्रिमिनल को अकाउंट फॉर करने का, भले वो उसे काफी दिन रात मेहनत करनी पड़े, ये सचमुच में एक सराहनीय कदम है। सर, आपसे एक चीज और समझना चाहते हैं। अतीक अहमद के नाम से आप हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन होगी उसके बारे में, उसके इस माफिया किंगडम के बारे में भी। उसके जैसा गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन, और वो अपने उसका बेटा ऐसे हत्याकांड को लीड करता है। वो खुद उसका असद इतने दिनों तक फरार रहा, जाहिर है उसको मदद मिलती रही होगी। ऐसे में कितना मुश्किल रहा होगा एसटीएफ के लिए उसको ट्रैक डाउन कर पाना, और क्या खास टैक्टिक्स होती हैं जो एसटीएफ इस्तेमाल करती है ऐसे स्पेशल केसेस के लिए? देखिए सौरभ जी, बहुत ऐसे केसेस पुलिस लाइफ में आते हैं जिनमें क्रिमिनल्स जो हैं बहुत जल्दी नहीं पकड़े जाते। क्रिमिनल्स जो हैं टेक्निकली savvy होते जा रहे हैं, उनके पास वेपन्स है, कम्युनिकेशंस इंस्ट्रूमेंट्स है, उनके पास चेंजिंग मोबाइल फोन्स हैं, सिम कार्ड्स हैं, और जगह जगह छिपने का स्थान है, पैसे हैं, वो कहीं पे भी कुछ कर सकते हैं। और पूरा भारत और खासकर उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो एक विशाल राज्य है, 75 जिले हैं, उसमें कहीं पे भी कोई खो सकता है, समा सकता है। ऐसे में किसी भी पुलिस फोर्स के लिए, चाहे वो एसटीएफ हो या लोकल पुलिस हो, किसी को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी चीज है कि रियल टाइम बेसिस पे कैसे हम उसको ट्रैक करें। हमारे पास कोई सैटेलाइट इमेजरी नहीं है, कोई हमारे पास जीपीएस सिस्टम नहीं है जिससे हम उसको ट्रैक कर सके। ऐसी स्थिति में जो टेक्निकल इंटेलिजेंस हमें मिलता है, जो हम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन लेते हैं, कई तरीके से इकट्ठा करते हैं, इस केस में मुझे पूरा विश्वास है कि जिन लोगों को पकड़ा गया होगा उन लोगों से भी सघन
पूछताछ की गई होगी और उनके पूछताछ के आधार पे बहुत सारे लीड्स मिले होंगे। वो लीड्स जो हैं वो रियल टाइम बेसिस के लीड्स नहीं होंगे। मुझे याद है जब मैं डीजीपी यूपी था तो कई ऐसे मामले थे जिसमें हम लोग बस पहुंचते पहुंचते रह जाते थे और उसके 5 मिनट पहले क्रिमिनल जो है भाग जाता था। तो इस तरह की बातें जो है आज हमारे लिए बहुत अच्छी हो गई है कि हम टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से, ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से ट्रैकिंग सिस्टम को और इफेक्टिव बनाते हैं। और यही कारण है कि ये 2 महीने ही सही, लेकिन 2 महीने के अंदर ये दोनों गैंगस्टर्स जो हैं, खूंखार आतंकवाद अपराधी जो हैं, वो पकड़े मैंने मारे गए और उनको उनको इस प्रकार की सजा दी गई कि उन्होंने जब पुलिस पे अटैक किया तब इनकाउंटर हुआ। तो मैं समझता हूं कि एसटीएफ के लिए बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही चुनौतीपूर्ण भरा ये मोमेंट रहा होगा। और खासकर मीडिया में पिछले 2 महीने से इस प्रकार की बातें चल रही थी कि अभी तक शूटर्स नहीं पकड़े गए, अभी तक शूटर्स नहीं पकड़े गए। पुलिस के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। पुलिस को भी बहुत सारी एविडेंसेस को पीस टुगेदर करना पड़ता है, उनको उनके डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ता है, तब कहीं जाकर सफलता मिलती है। कई ऐसे केसेस हैं पूरे विश्व में, न केवल भारत में, पूरे विश्व में, जिसमें कि हम इस प्रकार के बहुत ही पेंस्टेकिंगली एविडेंसेस को कलेक्ट कर करके एविडेंसेस को इकट्ठा करके और इस प्रकार का करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसको बहुत ही स्वीपिंग तरीके से नहीं देखे जाने की आवश्यकता है। इसको बहुत ही प्रोफेशनल, व्यवसायिक दक्षता के एंगल से देखे जाने की जरूरत है कि किस प्रकार इन दो बहादुर ऑफिसर्स ने, एसटीएफ के बहादुर ऑफिसर्स ने किस प्रकार ट्रैक किया होगा और ट्रैक करके उनको अकाउंट फॉर किया। ये मैं समझता हूं कि यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। सर अभी क्योंकि बहुत ज्यादा जानकारी नहीं आई है, अभी पुलिस की तरफ से भी बहुत कुछ ज्यादा शेयर नहीं किया जा रहा, लेकिन कुछ एक इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, मैं उसके जरिए आपसे एक सेंस लेना चाह रहा हूं कि एनकाउंटर ये हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, अपने व्यूअर्स की थोड़ी सुलभता के लिए। बताया जा रहा है 40 से ज्यादा राउंड गोली वहां पर चली है। आपने बताया किस किस्म के हथियार इनके पास थे। 40 राउंड गोली चलने का मतलब सर? देखिए, इस पे मैं बहुत बहुत अथॉरिटेटिवली कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वहां का दृश्य क्या होगा। इनकाउंटर्स जो है अपने आप में बहुत अनोखी चीज होती है और इनकाउंटर्स में किसी को दूर बैठे हुए किसी पे कमेंट करना बहुत मुश्किल है। इनकाउंटर्स मैं भी लीड कर चुका हूं, पुलिस पार्टी को इनकाउंटर में मारा गया है आतंकवादी। मैं समझता हूं कि ये दृश्य को जो वहां पे इन्वॉल्व है, द वेयर नोज द वेयर द शू पिंचेस, वो जानता है कि किस प्रकार का हुआ। 40 राउंड्स का चलना इस बात का भी द्योतक है कि क्रिमिनल्स ने, जो ये गैंगस्टर्स हैं, जो ये शूटर्स हैं, इन लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी होगी कि जब भी उन पर अटैक किया जाएगा या वो अटैक करेंगे तो वो कोई भी समय बेकार नहीं जाने देंगे। पुलिस को देखते ही वो उस पर वॉर करेंगे, क्योंकि उनके लिए डू और डाई का संबंध है। उनको अगर अगर कोई क्रिमिनल इंटेलिजेंस के आधार पर उनके वेयरअबाउट्स को पता चलता है तो वो उनके लिए मौत का दृश्य है। तो उन्होंने सचमुच इस बात को सोच लिया होगा कि यदि किसी ने हमें देख लिया या कोई सूचना के आधार पर हमारे करीब भी आया तो सबसे पहला जो वार होगा हमारा वो होगा कि उस पुलिस पार्टी पर हम फायर करेंगे। और यही कारण है कि 40 राउंड्स का फायर जो है इस बात को दर्शाता है कि दोनों पार्टियों ने काफी मशक्कत की होगी, एक दूसरे पे वॉर किया होगा। पहले वॉर क्रिमिनल्स ने किया होगा, कई राउंड्स चलाए होंगे, पुलिस ने भी कई राउंड्स चलाए होंगे, कुछ छिपने की भी कोशिश की होगी। राउंड्स चलाने का मतलब ये नहीं कि वो सारे बॉडीज पे ही लगे होंगे। कई राउंड्स ऐसे चले होंगे जो टेरराइज करने के लिए, उनको सरेंडर करने के लिए किए गए होंगे। तो मैं समझता हूं कि 40 राउंड्स जो है इस बात को दिखलाता है कि बहुत ही भीषण तरीके से ये फायरिंग हुई होगी और उस फायरिंग में ये दोनों, जब पुलिस पे उन्होंने अटैक किया होगा तो पुलिस ने उनको मार गिराया होगा। सर पुलिस ने ये बात बताई है कि कहा गया इन लोगों को सरेंडर करने के लिए। कहीं से ऐसी भी जानकारी आ रही है कि इनकी मोटरसाइकिल को रुकने के लिए इशारा किया गया और तब इनकी मोटरसाइकिल स्लिप हुई, ये लोग गिर गए और फिर गिरने के बाद इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। बहरहाल उस वक्त क्या परिस्थितियां होती है, आपने बताया जो ग्राउंड पर पुलिसकर्मी होता है वही वो जानता है कि उस वक्त क्या हो रहा होता है, लेकिन इतना मौका मिलता है कि आप वार्न कर सकें अपराधी को, उसको पर्याप्त मौका दे सकें कि वो सरेंडर कर पाए? देखिए, यदि आपने क्रिमिनल्स को घेर रखा है और अगर वो आपके कब्जे में घिरा हुआ है, तब आपको मौका रहता है कि उसको आप ऐलान करें, उसको कम्युनिकेट करें कि तुम घिर चुके हो या तुम मारे जाने की स्थिति में हो, इसलिए बेहतर है कि आप सरेंडर कर दीजिए। लेकिन यदि पुलिस पार्टी पर कोई अटैक होता है और पुलिस के रिफ्लेक्सेस पर इतना
मौका नहीं मिलता है कि वो कर सके। सबसे पहली बात है कि पुलिस पर जब अटैक होता है तो राइट टू सेल्फ डिफेंस में पुलिस को अधिकार है कि वो उस रिटेलिएट करे उसको। ये कई जितने भी इनकाउंटर्स हुए हैं यूपी पुलिस में, और अभी तक 172 लोगों को मारा गया है, वो सारे इनकाउंटर्स ऐसे हैं जिसमें कि पुलिस पार्टी के ऊपर प्रहार हुआ है और पुलिस पार्टी को मारे जाने की योजना बनाई गई है और उनको मकसद किया गया है। तो मैं समझता हूं कि इसमें, और पुलिस की ट्रेनिंग भी ऐसी ही होती है, जो हमारे पुलिस कर्मी होते हैं चाहे वो किसी भी रैंक के हों, उनकी ट्रेनिंग में मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, उनके रिफ्लेक्सेस को किस प्रकार हम स्ट्रांग करें, इन सब चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। और नेचुरली एसटीएफ के जो जवान है वो प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं उनके पास, टेक्निकल गैजेट्स हैं उनके पास, सब तरह की चीजें हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने बुद्धि, विवेक और शरीर सभी से काम लिया होगा और तब कहीं जाकर इन दोनों को मार गिराया होगा, यदि उनके ऊपर प्रहार हुआ हो। ओपी सिंह साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमें इस इनकाउंटर के बारे में कुछ और समझने का आपसे बात करके जरूर मौका मिला। बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।